हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है बारिश में 1000 पकौड़े खाने वाला ससुराल। अमरपुर गांव के युवा राजू की शादी पास के गांव नंदापुर की राधा से हुई थी। शादी के बाद राजू को अपने ससुराल जाने का न्योता मिला। यह पहली बार था जब वह अपने ससुराल जा रहा था। वहां जाने की खुशी और घबराहट दोनों उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। राजू की पत्नी राधा ने उसे पहले ही सावधान कर दिया था। सुनो जी, मेरे ससुराल वाले बड़े मेहमान नवाज हैं। अगर उन्होंने खाना खिलाने की ठान ली तो बचने का कोई उपाय नहीं। राजू ने यह बात हंसी में उड़ा दी और मुस्कुराते हुए बोला, अरे, मैं खाने में महारथी हूँ। जो भी परोसेंगे खा जाऊंगा। राजू अपनी साइकिल पर ससुराल के लिए निकला। रास्ते में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, जो जल्दी ही मूसलधार में बदल गई। जैसे तैसे वह ससुराल पहुंचा। गीले कपड़े और भीगे चेहरे के साथ उसने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी सास, ससुर और साले ने उसका जोरदार स्वागत किया। राधा के छोटे भाई मुकेश ने मजाक करते हुए कहा, जीजाजी, बारिश में भीग कर आना अच्छा हुआ। अब गर्म पकौड़ों का आनंद उठाइए। राजू मुस्कुराया और कहा, पकौड़े, वाह, ये तो मेरे पसंदीदा हैं। बरामदे में चारों ओर बारिश की ठंडी फुहार और बीच में एक चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई। राधा की मां ने बेसन का घोल बनाया और आलू, प्याज और पालक के पकौड़े तलने लगी। पहली प्लेट राजू के सामने आई। राजू ने एक पकौड़ा उठाया और खाते ही उसकी आंखें चमक उठीं। पकौड़े कुरकुरे, गरम और स्वादिष्ट थे। राजू ने तारीफ की, वाह माजी, आपके हाथ में जादू है। ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। ससुराल वालों को यह सुनकर खुशी हुई। पहली प्लेट खत्म होते ही दूसरी आई, फिर तीसरी और फिर चौथी। राजू ने बिना रुके पकौड़े खाना जारी रखा। ससुराल वाले उसकी भूख देखकर हैरान थे। मुकेश ने चुटकी लेते हुए कहा, जीजाजी, आप तो पकौड़े खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है आपको हमारे पूरे गांव का बेसन चाहिए। राजू हंसकर बोला, अरे, पकौड़े इतने लाजवाब हैं कि छोड़ने का दिल ही नहीं करता। इसी बीच राधा के बड़े भाई रवि ने मजाक में कहा, जीजाजी, अगर आप सच में पकौड़े खाने के इतने शौकीन हैं तो क्यों न एक चुनौती हो जाए। आप 1000 पकौड़े खा लीजिए और फिर मानेंगे कि आप ससुराल के सच्चे मेहमान हैं। राजू ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, 1000 पकौड़े भी मेरे लिए चुटकी का काम है। रसोई में हलचल तेज हो गई। राधा की माँ, बहन और चाची ने मिलकर बेसन और मसालों का पहाड़ तैयार कर दिया। पकौड़े कढ़ाई में तेजी से तले जा रहे थे। हर प्लेट गर्मागर्म पकौड़ों से भरकर राजू के सामने लाई जाती। पहले 200 पकौड़े तो राजू ने आसानी से खा लिए। ससुराल वाले उसकी सहन शक्ति देखकर हैरान थे। इस बीच बारिश तेज हो गई थी। बाहर का मौसम सुहावना हो गया। ससुराल वाले राजू को पकौड़े खिलाने के साथ साथ मजाक भी करते जा रहे थे। मुकेश बोला, जीजाजी, अब तो ऐसा लग रहा है कि हम आपको ससुराल नहीं, पकौड़ों के लिए बुलाए हैं। राजू ने जवाब दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस चटनी स्वादिष्ट होनी चाहिए। जब राजू ने 800 पकौड़े खा लिए तो उसके माथे पर पसीना आ गया। पेट भरा हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ससुराल वाले उसकी जिद देखकर हैरान थे।
राधा ने कहा, बस कीजिए, राजू। यह चुनौती मजाक में दी गई थी। आप बीमार हो जाएंगे। लेकिन राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं अपने वादे पर खरा उतरूंगा। आखिरी 200 पकौड़े राजू के लिए सबसे कठिन थे। उसने एक एक पकौड़ा खाया और ससुराल वालों ने तालियों के साथ उसका हौसला बढ़ाया। आखिरकार उसने 1000वां पकौड़ा खाया और जोर से बोला, हो गया। ससुराल वाले खुशी से झूम उठे। रवि ने कहा, जीजा जी, आप तो सच में हमारे ससुराल के हीरो बन गए। अगले दिन जब राजू ससुराल से विदा ले रहा था, तो ससुराल वालों ने मजाक में कहा, अब अगली बार 1500 पकौड़े खाने की तैयारी करिएगा। राजू हंसते हुए बोला, जरूर, लेकिन इस बार चटनी ज्यादा होनी चाहिए। यह घटना ससुराल में वर्षों तक याद की जाती रही। राजू ने सबको सिखाया कि रिश्तों में प्यार और हंसी मजाक का अपना महत्व होता है। रिश्तों में मिठास केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उन पलों से आती है जो हम साथ बिताते हैं। चाहे चुनौती पकौड़ों की हो या किसी और चीज की, सबसे जरूरी है अपनों के साथ हंसी और खुशी का आनंद लेना। कहानी नंबर 2, गरीब बहू की जादुई टमाटर की खेती। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हरियाली की कमी थी और पानी की समस्या ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें केवल 2 सदस्य थे, बहू गीता और उसकी बूढ़ी सास राम दुलारी। गीता का पति रमेश, जो इस परिवार का सहारा था, 2 साल पहले एक गंभीर बीमारी के चलते चल बसा। उसके जाने के बाद गीता पर सास की देखभाल और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी आ गई। गीता का घर बहुत साधारण था, छप्पर की छत, मिट्टी की दीवारें और आंगन में एक बंजर जमीन थी। गीता का दिन सुबह सूरज उगने से पहले शुरू होता और देर रात तक खत्म होता। वह लोगों के घरों में छोटे-मोटे काम करके जैसे तैसे रोजी रोटी का जुगाड़ करती। सास बहू दिन भर मेहनत करती, फिर भी पेट भरने के लिए उन्हें दूसरों के सहारे रहना पड़ता। गीता के पास उसके पति की याद के तौर पर एक पुराना खेत बचा था, लेकिन पानी की कमी और खराब मिट्टी के कारण उसमें कुछ भी उगाना नामुमकिन था। गीता के मन में अक्सर यह सवाल उठता, क्या कभी हमारी किस्मत बदलेगी? क्या इस बंजर जमीन से कुछ हासिल किया जा सकता है? एक दिन गीता गांव के बाजार से लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे बैठा है और उसके पास कुछ छोटे-छोटे बीज रखे हैं। साधु ने उसे बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी आंखों में संघर्ष साफ झलकता है, क्या बात है? गीता ने अपनी गरीबी और परेशानियों की पूरी कहानी सुनाई। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे एक चमकीला बीज दिया। साधु ने कहा, यह एक जादुई टमाटर का बीज है। इसे अपने खेत में बोना और पूरे विश्वास के साथ देखभाल करना, लेकिन ध्यान रहे, इसे लालच के लिए इस्तेमाल मत करना, वरना इसके जादू का असर खत्म हो जाएगा। गीता ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर उसने साधु का धन्यवाद किया और बीज लेकर घर लौट आई। अगले दिन गीता ने अपनी बंजर जमीन पर बीज बो दिया। उसने ठान लिया था कि वह इस बीज को साधु की बताई विधि से ही उगाएगी। गीता और रामदुलारी ने हर दिन उस छोटे से खेत की देखभाल की। गीता ने मिट्टी को ढीला किया, झाड़ियों को हटाया और अपनी छोटी सी बचत से पानी खरीदकर पौधे को सींचा। रामदुलारी भी अपनी बहू की मदद करती और उसे हौसला देती।
कुछ ही हफ्तों में गीता के खेत में हरे भरे पौधे उगने लगे। उनकी पत्तियां चमकदार थीं और उन पर छोटे छोटे टमाटर आने शुरू हो गए। गीता और रामदुलारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। जल्द ही टमाटरों का आकार बढ़ने लगा। वे साधारण टमाटरों से बड़े, चमकीले और लाल रंग के थे। सबसे अचंभे की बात यह थी कि टमाटर हर दिन दोगुने हो जाते थे। गीता ने कुछ टमाटर तोड़कर बाजार में बेचे। बाजार में हर कोई इन टमाटरों को देखकर हैरान था। ये टमाटर इतने लाल और रसदार कैसे हैं? एक ग्राहक ने पूछा। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बस भगवान की कृपा है। टमाटरों की मांग तेजी से बढ़ने लगी। गीता हर दिन टमाटर बेचकर काफी पैसा कमाने लगी। अब उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। रामदुलारी अपनी बहू की मेहनत देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत ने हमारी किस्मत बदल दी। रमेश अगर आज जिंदा होता तो वह तुम पर गर्व करता। गीता ने कहा, माँ, यह सब आपकी दुआओं का फल है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। गीता अब गांव के गरीब बच्चों को टमाटर मुफ्त में देने लगी ताकि वे पोषण पा सकें। वह गरीब किसानों को भी सिखाने लगी कि वे कैसे अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। एक दिन गांव के मुखिया को गीता की टमाटरों की खेती के बारे में पता चला। मुखिया ने गीता से कहा, तुम्हारे पास जो यह खेत है उसे मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसके बदले ढेर सारा पैसा दूंगा। गीता ने कहा, यह खेत मेरी मेहनत और भगवान की कृपा से हरा भरा हुआ है। इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेच सकती। मुखिया ने लालच देकर गीता को मनाने की कोशिश की, लेकिन गीता ने साफ मना कर दिया। उसने साधु की बात याद की, लालच से जादू खत्म हो सकता है। गीता की मेहनत और ईमानदारी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। उसने अपनी कमाई से एक कुआं खुदवाया, जिससे पूरे गांव को पानी मिल सके। अब किसान भी अपनी जमीन पर खेती करने लगे। गीता ने अपने खेत का नाम आशा की जमीन रखा। कुछ महीनों बाद वही साधु गांव में फिर से आया। गीता ने साधु का स्वागत किया और कहा, बाबा, आपकी दी हुई अमानत ने हमारी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। इस जादुई बीज का असर तभी होता है जब इसे सच्चाई और मेहनत के साथ संभाला जाए। तुमने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का जज्बा इंसान की किस्मत बदल सकता है। लालच और स्वार्थ से बचकर अगर हम अपने कार्य करें, तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गरीब बहू गीता ने यह साबित कर दिया कि हर संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है, बशर्ते हमारा इरादा नेक और मेहनत सच्ची हो। अब गीता और रामदुलारी का जीवन खुशहाल था। आशा की जमीन गांव के लिए प्रेरणा बन गई और गीता की कहानी हर किसी को सिखाने लगी कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई जादू नहीं होता। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।